यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर के एक मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। 21 जून को दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया, कोई प्रांत, कोई जनपद, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जो योग की क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में न जुड़ता हो। भारत की इस परंपरा के साथ दुनिया को जोड़ने और उसी प्रकार से आयुर्वेद को दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। इतनी बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर आकर के आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम सब के लिए एक आह्लादित करने वाला क्षण है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा मैं तो 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था। डॉक्टर वाजपेयी जी ने जब ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने कहा देखो, इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस क्षेत्र में यह आयुर्वेद सम्मेलन किया गया है, यहां के बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञ हैं या रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपने समय में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत कुछ करके दिखाया। खासतौर पर वैद्य राम सहाय कौशिक जी, वैद्य हरिदत्त जी, वैद्य कृष्णलाल वाजपेयी जी, वैद्य मुरारीलाल शर्मा जी, वैद्य पशुपतिनाथ जी, वैद्य विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से आयुष की जिस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया था वह अत्यंत अभिनंदनीय है। और राष्ट्रपति जी के मानद यूनानी चिकित्सक, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन जी की भी धरती यही मेरठ रही है, यही मेरठ से उनका जुड़ाव रहा है। ये 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर के यहां पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं।
इन सभी बिंदुओं को लेकर के अगले 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहां पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 105 आयुष महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें 79 महाविद्यालय आयुर्वेद के, 15 यूनानी के और 11 होम्योपैथी के भी महाविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश आज अपना पहला आयुष विश्वविद्यालय का संचालन भी प्रारंभ कर चुका है, जिसपे इस सत्र में उस विश्वविद्यालय ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वहां के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश लगातार अपनी परंपरागत इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा, हमें स्वयं भी अपने आप पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। देखिए, जब तक आप स्वयं भी इसके बारे में इसका एहसास नहीं कराएंगे, आपके गौरव की अनुभूति कोई दूसरा करा पाएगा, इसमें कठिन होता है। और खासतौर पर मैंने एक बार, अभी 2 वर्ष पहले मैंने एक बार 100 बीएमएस के बच्चों को अपने पास अपने मुख्यमंत्री आवास पे आमंत्रित किया था। उनसे मैं आज सामान्य बातचीत कर रहा था। मैंने उनका परिचय लिया, मैंने उनसे पूछा कि आखिर आयुर्वेद में ही आप क्यों प्रवेश लिए हैं? आप चिकित्सक बनना चाहते रहे होंगे तो हो सकता है, और भी विधाएं थी, एलोपैथ में आप जा सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था। 100 में से 94 बच्चों ने कहा कि साहब हम आयुर्वेद में नहीं, हमारी रुचि तो एलोपैथ में थी, लेकिन चूंकि वहां प्रवेश नहीं हुआ इसलिए हमने यहां एडमिशन ले लिया। 4 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद में हमारी रुचि थी और इसलिए हमने आयुर्वेद में बीएमएस की उसमें हमने प्रवेश लिया है, हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 थे जिन्होंने कहा कि हमारे माता पिता चूंकि इसके विशेषज्ञ हैं, इसलिए परंपरागत हमारा अपना कारोबार भी है, इसलिए उसके साथ कारण हम भी इसमें जुड़े हैं। मुझे लगा कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या ऐसी हो जो केवल मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि हमें डिग्री लेनी है, फिर मैंने उनसे कहा, मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूं और विरोधी भी हो भी नहीं सकता। संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जो भी आसान तरीके हो सकते हैं, सरकार उस प्रकार की कार्य पद्धति को, उस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। लेकिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, भले ही अन्य दिनों में हम लोग उसको महत्व को जाने न जाने, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तो आयुर्वेद के महत्व को कौन नहीं समझा है? कौन नहीं समझा है? दुनिया के अंदर सबने इसके महत्व को समझा है। और तब मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा भी देखिए, एलोपैथ के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर कोई एक एमबीबीएस की डिग्री लेता है तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उसके पास केवल एक जरिया होता है कि वो अपना तो प्रैक्टिस करे या सरकारी नौकरी करे। और केवल एमबीबीएस करने से नहीं होगा, एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना होता है, फिर पीजी के बाद भी अब तो जब तक वो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री नहीं लेगा तो इन सब को लेने में उसको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बाद तब वह एक योग्य शिक्षक होता है।
एक एमबीबीएस अगर अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो चलाना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर अगर चाहें तो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है, योग के साथ जोड़ करके, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचकर्म और चार सूत्र के पद्धतियों को अपना करके बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। एक बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी भी उसके लिए हमेशा तैयार है, और सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो चाहता है कि नहीं, मुझे अपने अन्नदाता किसानों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो वह एफपीओस का गठन करके, एफपीओस के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा करके हजारों किसानों के जीवन में उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है, और इस पद्धति को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो मैंने कहा, आपके यहां तो डिग्री एक लेकिन उपयोग अनेक है। जहां डिग्री एक और काम भी एक ही है, वह ज्यादा महत्व है या डिग्री एक और काम अनेक? तो मैंने कहा, ये तो आपके लिए इतनी अवसर हैं, इस अवसर के बाद भी हम गौरव की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा हमें। और मेरी आप सबसे अपील होगी, उत्तर प्रदेश तो आयुर्वेद की धरती है, भगवान धन्वंतरी की धरती है। आयुर्वेद के जनक इसी धरती में पैदा हुए। उन्होंने देवताओं का भी उपचार किया था और राक्षसों का भी उपचार किया था, सबको आयुष का वरदान दिया था। आज हम इस पद्धति को और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जब डबल इंजन आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आपको तो फिर घबराने की आवश्यकता ही नहीं, तेजी के साथ अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी उड़ान को आज अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, और यहां पर ये पूरा मंच आज यहां पर आपके सामने है, आपको यहां पर ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का ये धरा है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, और विश्वविद्यालय की कुलपति को मैं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि कल ही इस विश्वविद्यालय को नेक के मूल्यांकन में ये AA+ की ग्रेडिंग मिली है। ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है, अच्छी उसमें मानी गई है। और आज आयुर्वेद का सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग लेकर के नेक के मूल्यांकन में अपने आप की उत्कृष्टता को साबित किया है, ऐसे ही आयुर्वेद भी उस प्रकार की ग्रेड को प्राप्त करने के दिशा में कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सदैव संवर्धन में सतत प्रयत्नशील हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक विधा के अनुशंसा जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी स्वयं आयुर्वेद के प्रबल समर्थक व संवर्धन में सतत प्रयत्नशील हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक विधा के अनुशंसक हैं। आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु सादर धन्यवाद माननीय। और इस श्रृंखला में मैं सभी ने अनुरोध करूंगी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से कि आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु करवाएं।
देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, डॉक्टर श्रीमती सुरेश तटकर जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी माननीय सांसद श्री सोमेंद्र तोमर जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश खटेक जी माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, सचिव माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार, राजेश कोटारी जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पद्म भूषण श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसार जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी, श्री रंजित पुरानी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवी और सज्जन, भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश का मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभाव का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज यहाँ बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इतनी बड़ी भागीदारी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही WHO द्वारा जामनगर में मॉडर्नाइजेशन मॉडल सिस्टम की स्थापना एक गौरवशाली कार्यक्रम हमारे लिए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय देश में आयुर्वेद पर्व का आयोजन इस प्रकार के महासम्मेलन के माध्यम से करवाता है। वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में यह दूसरा आयुर्वेद महासम्मेलन मेरठ में आयोजित हो रहा है। यह संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे पूर्व यह महासम्मेलन 4 वर्ष पहले प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में आयोजित हो चुका है। भारत में ऋषियों एवं सन्यासियों की लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने स्वयं अपनी स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र विकसित किया, जैसे आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध पद्धतियां। ये सभी पद्धतियां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे के दर्शन पर आधारित है। आयुर्वेद प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। आयुर्वेदिक उपचार में मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम प्रमुख है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा के सभी ग्रंथों का पुनः मूल्यांकन करना आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। हमारी केंद्र सरकार ने डिजिटलाइजेशन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने धन्वंतरी त्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करके आयुर्वेद को विशेष पहचान दी है। आज हमारे देश में निर्मित आयुर्वेद उत्पादकों को एक नई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का रुझान पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति से हटकर आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। विश्व में आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोविड काल में आयुर्वेद की महत्ता और उपयोगिता को लोगों ने समझा परखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में ही मौजूद है। वास्तव में हमारा हिमालय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है, जिसके उपयोग से ही हम यजुर्वेद में वर्णित जीवेत शरद शतम को साकार करते हुए 100 वर्ष स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दुर्भाग्यवश कई वजहों से
आयुर्वेद की वास्तविक सामर्थ्य का प्रयोग नहीं हो पाया। अपर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान और मानव गुणवत्ता संबंधी चिंताएं प्रमुख कारण हैं। यदि हम इन विषयों पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो आयुर्वेद से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। भारत विश्व को सर्वांगीण स्वास्थ्य रक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के मामले में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। हमारी केंद्र व राज्य सरकार आयुर्वेद एवं परंपरागत औषधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्णतः समर्पित है। केंद्र सरकार ने आयुष विभाग को भारत सरकार के एक पूर्ण मंत्रालय में तब्दील कर दिया। आयुष औषधीय पद्धति के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कुशल आयुष सेवाएं, शैक्षिक संस्थाओं का सशक्तिकरण, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की गुणवत्ता एवं नियंत्रण तथा कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही योग विशेषज्ञ का कौशल एवं ज्ञान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को समग्र स्वास्थ्य के लिए योग दिवस मनाया जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों की वास्तविक सामर्थ्य का प्रयोग लोगों को सुरक्षात्मक, प्रोत्साहन एवं संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाए। हम आयुर्वेद एवं अन्य उपचार पद्धतियों का प्रयोग उनके स्वभाव एवं सूक्ष्मता के अनुरूप बढ़ाएं एवं संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन में सहायता करें। युवा उद्यमी जो किसी स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं, वे समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में आयुर्वेद विद्या के विख्यात चिकित्सक अपना ज्ञान न केवल क्षेत्रीय चिकित्सकों के लिए अपितु आयुर्वेद कॉलेजों के विद्यार्थियों, शिक्षकों व क्षेत्रीय जनता के बीच साझा करेंगे। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हम सभी के लिए निकाले। अंत में मैं आयुर्वेद महासम्मेलन की सफलता की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह महासम्मेलन आयुर्वेद के वैश्विक स्थापन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आयुर्वेद से संबंधित लगभग प्रत्येक बिंदु पर आपकी प्रेरक विचारों हेतु आपका सादर धन्यवाद माननीय। और अब समय है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के विशिष्ट उद्बोधन का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। सभा में उपस्थित सभी के समन्वित विनम्र आग्रह को मैं मात्र अपने शब्द देते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी से सभी ने अनुरोध करती हूँ कि आपके प्रेरणादायक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सभी को मेरा नमस्कार। भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में पहली राजकीय यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत यादगार कर दिया है। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरे बारे में कहा तो शुरुआत की कृषक पुत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आयोजन का चुनाव किया, ये आप सब जानते हैं कि विश्व में डंका भारत का बजेगा तो इसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से बजेगा।
इस बड़े प्रांत की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लंबे समय से मैं आपका आशीर्वाद लेता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन लेता रहा हूं। हम साथ में राज्यपाल भी रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी भी लेती रही है। मैं आपको बता दूं, महामहिम राज्यपाल की कलम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी कुछ पुस्तकें आप देखना, और अलग अलग कार्य क्षेत्र में जो इन्होंने छाप छोड़ी है, दैट इज इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। इस प्रांत के मुख्यमंत्री सरल और सख्त, अपने नाम के अनुरूप कार्यरत श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मुझे वो पल याद है जब 6 या 7 अगस्त को निर्वाचन हो गया था। शपथ एक सप्ताह बाद थी, आप आए। आयुर्वेद वालों को जांच करनी पड़ेगी। माई एनर्जी लेवल वेंट अप, और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से उस समय चर्चा हुई और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। यूपी इज इन द न्यूज दीज डेज फॉर द राइट कोर्स। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है, और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं, इनकी छलांग देख रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, और राज्यसभा का सभापति होने के नाते सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और मैंने बड़ी कोशिश की है किसी का नाम न छूट जाए। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी से नाता है, पर आयुर्वेद से 4थी पीढ़ी का नाता है। And he is a member of the upper house, the House of Elders. श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से भी पुराना नाता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री विजयपाल सिंह जी तोमर, श्री कांता करदम जी, मंच पर आचार्य बालकृष्ण जी हैं। कुछ वर्षों पहले, राज्यपाल बनने से पहले, रामदेव जी से मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैंने उनको एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कीजिए कि न्यायालय के अंदर न तो दोनों पक्ष और न न्यायाधीश
गुस्से में आए। महामहिम राज्यपाल जी उन्होंने 2-4 गुर बताए, पर मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी बड़ी पीड़ा है कि एक ऐसा गुर बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक रहे। अपने देश में यह था, संविधान निर्माताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल तक विकट समस्याओं का समाधान किया। कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज बाय डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिबेट। और 3 साल में एक बार भी संविधान सभा का कोई मेंबर वेल में नहीं आया, नारे नहीं लगाए, प्लेकार्ड नहीं दिखाया, ऐसा आचरण किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा आचरण आज उसके ठीक विपरीत क्यों है? ये हमें चिंता और चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot allow temples of democracy to be outraged, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं। इस पर मैं मेरी पीड़ा थोड़ी देर बाद में कहूँगा, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रांत में हूँ, एंड आई नो एवरीवन प्रेजेंट हियर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो इस बात का पक्षधर है, हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। वी विल बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीवमेंट्स, जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। विभाग के प्रतिभाशाली सचिव कोटेचा जी, वर्षों पहले जयपुर में मैं इनकी राय ले चुका हूं। यह तो नहीं कहूंगा कि मैं इनका पेशेंट हूं, पर यह कहूंगा कि मैंने काफी लाभ उठाया है। He has given a new dimension to the ministry. इनकी उपस्थिति के यहां काफी मायने हैं। देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड पर कहा, इनके दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके वैद्य थे। राकेश शर्मा जी, रंजीत पुराणिक जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन प्रेजेंट हियर, जो भी यहां उपस्थित है वो एक नंबर नहीं है। He or she is an epicenter, nerve center to disseminate our civilizational ethos. मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें तो बिल्कुल निश्चित की कि इस विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर उतरे, क्या फंक्शन अटेंड करूं, पर शहर का चयन करने में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ की क्रांति धरा और देखिए कि जहां पर 1857 में हुआ, लंबे समय तक इतिहास को हम कलंकित करते रहे और उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा।
अब बदलाव आ गया है, सोच में आ गया है, धारा में आ गया है, डायरेक्शन में आ गया है। मैं विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने और शुरू में प्रमुख रूप से वक्ता जी ने बात कही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहां है। जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ भारत में हो रहा है। इंडिया इज सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स। उदाहरण के तौर पर आपके प्रांत में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसके डायमेंशंस देखिए, लोगों की दिलचस्पी देखिए, सेक्टरल डेवलपमेंट देखिए, आपको पता लग जाएगा भारत बदल गया है। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता जहां डेमोक्रेसी पंचायत से लेकर, म्युनिसिपैलिटी से लेकर, राज्य से लेकर और केंद्र तक है। अलग अलग विचारधारा होती है, इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाते हैं, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। मजबूरन में मुझे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं, आई हैव टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंडिकेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि भारत की संसद में माइक ऑफ नहीं होती है। समय था, एक काला अध्याय था और घोर काला अध्याय था, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, पर अब वो संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, तब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। कोविड को लीजिए, आज के दिन पूरी दुनिया नतमस्तक है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने जिस तरीके से कोविड का संचालन किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर मित्रों देखो, हुआ क्या था उस समय। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता का कर्फ्यू लगाओ। कितना दूरदर्शी कार्यक्रम था। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का एकदम पाठ करोड़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, पढ़ा दिया। कुछ लोगों के ये गले नहीं उतरी। हमने वैक्सीन पैदा किए, इनोवेट किए, गले नहीं उतरे कि नेक्स्ट वैक्सीन तो ठीक नहीं होंगे, दूसरा मंगाइए। नतीजा क्या है? 220 करोड़ डोजेज लगी हैं और विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज के दिन ये दावा नहीं कर सकती कि वो डिजिटल है। No country in the world can take that distinction. 220 crore vaccination certifications are on digital mapping. अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ है। उस काल में हमने आयुर्वेद की रेलेवेंस भी देखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जब पुलिस फोर्स ने यह कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद की कुछ किट्स बन रही हैं, वो हमें मंगाकर दीजिए, उससे कोविड दूर होगा, और वो सत्य था। आज के दिन सोचिए, मैं उस पर नहीं कहूँगा, बहुत कहा जा चुका है कि 2014 में नया मंत्रालय बना है, वी हैव अ नाइस सचिव जो सब काम कर रहे हैं, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह औषधि केंद्र बन रहे हैं, इस पढ़ाई को एक क्वालिटेटिव एंगल दिया गया है। दुनिया के पटल पर देखिए, योग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो दिन दुनिया के हर देश को याद है। दुनिया के देशों ने समर्थन किया, और इतना बड़ा समर्थन किया कि हमारा योग आज के दिन विश्व के स्वास्थ्य का ध्यान दे रहा है। क्योंकि हमारी तो संस्कृति साफ है, पहला सुख निरोगी काया, एंड दैट इज देयर। दूसरा, मोटे अनाज की आप प्रासंगिकता देखिए, बाजरा उसमें एक है। मैं उस प्रांत से आता हूं जहां बाजरा बहुत है। 2018 में केंद्र सरकार ने मिलेट को प्रोत्साहन दिया, पर दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर करवाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरी दुनिया के सामने मामला है, और भारत के किसान के लिए बहुत सार्थक बात है ये। मुझे वो दिन याद है जब 1989 में महामहिम राज्यपाल जी, मैं संसद सदस्य बना, 9th लोकसभा, मैं सरकार में मंत्री था, 20 से ज्यादा पार्टियों का समूह था, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरा विभाग था। और सांसद को क्या मिलते थे? 50 गैस कनेक्शन और 50 टेलीफोन कनेक्शन। वो संसद सदस्य की बहुत बड़ी ताकत होती थी कि एक साल में वो 50 गैस कनेक्शन दे पाए। देश में एक बड़ा बदलाव आया। 30 साल के अंतराल के बाद भारत की जनता ने पहली बार कोलिएशन गवर्नेंस को छोड़कर एक ही राजनीतिक दल की पार्टी बनाई। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, आई एम स्टेक होल्डर इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, आई एम स्टेक होल्डर इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई तो 10-15 करोड़ घरों को जिनको आवश्यकता थी गैस कनेक्शन, वो मुफ्त में मिल गई। हमने वो जमाना देखा, 50 गैस कनेक्शन की क्या ताकत थी। मेरा मन बड़ा दुखी होता है जब कोई कहता है कि भारत में क्या हो रहा है। कौन सा विश्व का देश ये कह सकता है जहां की न्यायपालिका एक्ट्स विद लाइटनिंग स्पीड हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है? कौन सा देश क्लेम कर सकता है कि जिसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतना मजबूत है? और आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा देश ये क्लेम कर सकता है जिस देश की सरकार बड़ा सोचती है और उससे ज्यादा बड़ा अचीव करती है? आपका प्रांत इसका उदाहरण है। लोगों ने सोचा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में आ जाएगा क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी? लोगों ने सोचा नहीं था। लोगों ने सोचा कितने दिन तक आएगा, कितने दिन तक टिकेगा। ये टिक गया। ये जम गया है।
इस पौधे की जड़ें नीचे ज्यादा जा रही हैं। मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में योगदान दे रहे हैं अमृत काल में, पर मेरे सामने जो युवा शक्ति है, दे आर दी वॉरियर्स ऑफ 2047। आप लोग तय करोगे भारत 2047 में क्या होगा। आप कुछ बातों पर चुप्पी नहीं रख सकते। हमारा देश, मेरा देश, महान देश, और कोई भी कलंकित कर देगा, कोई भी बयान दे देगा और कह देगा यहां फूड सिक्योरिटी। मैं जानता हूं और महामहिम राज्यपाल जानती हैं, 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा जनता को राइस, सीरियल, पल्स अब तक मिल रहा है। कितनी बड़ी क्रांति आई है मैं बताता हूं आपको। एक जमाना था जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिना वीसीआर के, बिना वीसीडी के माननीय मुख्यमंत्री जी को शादी नहीं होती थी। आज के दिन रद्दी वाला उसको 50 रुपए में नहीं लेता। वीडियो लाइब्रेरी कहां गायब हो गई। और जिस टेलीफोन बूथ का हम डंका पीटते थे उसको मोबाइल ने खत्म कर दिया। उसी तरीके से अब भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था एक ही केंद्र पर है, देश का हित। और तभी पहली बार आपने देखा होगा कि दुनिया के देशों में भारत की आवाज सुनी नहीं जाती है। इंतजार करते हैं कि इस मुद्दे पर भारत क्या बोलेगा। आज के दिन भारत दुनिया के आकलन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस स्केल की। अब यह आपकी प्रतिभा है कि आप आयुर्वेद को क्या डायमेंशन देंगे, इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको कहां तक ले जाएंगे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने सफाई चालू की, स्वच्छ भारत अभियान। कुछ लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए कितना क्रांतिकारी बदलाव देश में आ गया है, सफाई के मामले में, टॉयलेट के मामले में। एंड आवर अचीवमेंट्स नाउ आर स्टैगरिंग। मेरी 2 विदेश यात्राओं में मैंने देखा है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आगे वाले के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपैक्ट होता है। ये भारत का आज के दिन दुनिया में स्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के दिन लाइफ स्टाइल डिजीजेज आ गई हैं और आपने सही फरमाया, इनका इलाज एलोपैथी में तो है। आई नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पर वो कहते हैं ना, गली में छोरो गांव में ढिंडोरो के मतलब। जब हमारे पास आयुर्वेद है, अब दुनिया के कई देशों में जाइए, उनका इतिहास 300 साल पुराना है, कुछ का 500 साल पुराना है, या 5000 साल से ज्यादा पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी होशियारी से कहा कि मेरठ में तो हो ही, पर आपको नहीं पता पास में क्या है। हस्तिनापुर का जिक्र किया।
तो मैं आपको यही कहूंगा, वी आर अ ग्रेट नेशन, आवर पीपल आर जीनियस। हम जितना काम करते हैं, जितनी हमारी योग्यता है, हमारा लोहा दुनिया मान चुकी है। Let us be proud Indians, take pride in our historic accomplishments। और अंत में दो बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। एक वातावरण पैदा कीजिए कि हमारे जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर संसद सदस्यों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। वो स्थान डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के हैं। वहां डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पर यह कब रुकेगा? जब आप उनको बॉक्स में रखोगे जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो डिस्ट्रप्शन करते हैं। यू विल हैव टू एंगेज इनटू अ मास मूवमेंट, तब जाकर पता लगेगा। और यही आचरण उनके बारे में कीजिए जो छोटी दृष्टि को ध्यान में रखकर इस महान देश की महान उपलब्धियों को कुंठित करने के लिए वाणी पर लगाम नहीं लगाते, कुछ भी बोल जाते हैं। आपने मुझे सुअवसर दिया, यादगार है सदा मेरे लिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं और इस लक्ष्य के लिए सदा रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम कृतार्थ हैं, गौरवान्वित हैं। आपको धन्यवाद देने हेतु शब्दों की सीमा ही समाप्त हो जाती है। हम सभी गण